डिटर्मिनेशन ऑफ फूड एसिडिटी में बेसिकली आज हम स्टडी करेंगे कि फ़ूड की एसिडिटी हमारे पास क्या होती है, एसिडिक फूड क्या होते हैं और उनके क्या क्या जो है डिटर्मिनेशन के पॉइंट्स क्या हैं, उसको डिटर्मिन किस तरह किया जाता है कि कोई भी फूड हमारे पास एसिडिक है, बेस है या न्यूट्रल फूड है हमारे पास प्रेजेंट। उसके लिए बेसिकली हम क्या देखेंगे, हम पहले देखेंगे कि हमारे पास एसिड्स की टाइप कैसे कैसी होती है। हमारे पास दो तरह के एसिड्स होते हैं, लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड होते हैं जो कि नेचुरली हमारे फूड के अंदर पाए जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में जब बात की जाती है तो हमें पता चलता है ये वो वाले एसिड हैं जो कि लैब में रेडी किए जाते हैं या फूड के अंदर सिंथेसाइज किए जाते हैं उससे, लाइक फॉस्फोरिक एसिड, कार्बनिक एसिड। ठीक है, अब जो ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड में मेजर डिफरेंस यही है, जैसे कि सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, टार्ट्रिक एसिड जो है सार चीज़ों में होता है। एसिडिक एसिड हमारे पास एक नेचुरल एसिड है जो कि विनेगर में पाया जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारे पास फ्लेवर। तो जी अब हमने देखना है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ना वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी फूड को। तो वो फूड के कलर को, उसकी फ्लेवर को, उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ को या माइक्रोबैक्टीरियल ग्रोथ को, और उसके बाद मेटल की चलेशन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट या इन्फ्लुएंस करते होते हैं। तो पहले बात हम देख लेते हैं फ्लेवर क्या होता है। फॉर एग्जांपल टार्टनेस में ये चीज़ आ जाती है कि वो फ्रूट बहुत ज़्यादा सावर है तो हमें पता चलेगा, या उसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉर है वो, तो उसका मतलब है कि वो अनराइपन है। जैसे जैसे इसकी सावरनेस यानी कि उसका खट्टापन कम होता जाएगा या स्वीट कंटेंट बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब है कि वो फूड मेच्योरिटी या राइपनिंग की तरफ जा रहा है, उसकी स्टेजेस ऑफ राइपनिंग चेंज हो रही हैं। ऑन दी अदर हैंड ये सारी चीज़ें को रिलेट करती हैं राइपनेस के साथ, यानी कि फूड की मेच्योरिटी के साथ। अब हम देख लेते हैं कि इसमें बेसिकली क्या बात आ जाती है। बात ये आ जाती है दरअसल कि कलर किस तरह से इम्पेक्ट हो रहा है। ठीक है, देखो मैंने जैसे पहले बताया फूड की राइपनेस अफेक्ट कर रही है। राइपनेस जब भी कोई हमारे पास टमाटो देख लो, टमाटो फर्स्ट ग्रीन होता है, ठीक है, ग्रीन के बाद उसका कलर ग्रीनिश ऑरेंज या येलो कलर होता है, देन इट्स विल बी ऑरेंज एंड आफ्टर दैट वो रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, अब वो भी लाइटनिंग रेड कलर का हो जाता है। अब जो कि बाद में बात की जाती है कि इसके अंदर वो कलर आया कैसे, वैसे जैसे जैसे इसकी पीएच चेंज होती है। पीएच होती है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहा जाता है इसको। ठीक है, अब जिस भी फूड कंपाउंड के अंदर पावर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगी वो हमारे पास क्या होगा, बेसिक फूड होगा, वो बेस की तरफ चला जाएगा और वो अपनी मेच्योरिटी के हायर लेवल पर होगा अगर उसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा है। अगर पीएच वैल्यू कम है तो दैट मीन्स कि वो एसिडिक कंपाउंड है या एसिडिक फूड है। ठीक हो गया, और उसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, उसके अंदर पीएच जो है पावर ऑफ हाइड्रोजन कम है। ठीक है, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। अब ये चीज़ आपको इंडिकेट कर रही होगी कि बेसिकली बात किस चीज़ के बारे में हो रही है। अब सेम एज विद कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ की तरफ चलें तो कोई भी फूड अगर हमारे पास ग्रीनिश या अपनी राइपनिंग की इनिशियल स्टेज पर होता है, अभी राइपन नहीं कंप्लीट हुआ होता, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर पीएच कंटेंट क्या है, कम है। जब उसके अंदर पीएच कंटेंट कम होगा तो एसिडिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। जब एसिडिटी ज़्यादा होगी दैट मीन्स कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रिटार्डेड होगी या प्रिवेंशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी, जिसका मतलब है कि वो फूड को ख़राब नहीं होने देगा। जब फूड ख़राब नहीं होगा तो उसका जो है नेचुरली ही उसका स्टोरेज टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होगा। जब हम देखते हैं फूड अपना मेच्योर और राइपन स्टेज को अचीव कर लेता है तो दैट मीन्स कि फूड के अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होंगे, और अगर चांसेस ज़्यादा हैं, पीएच वैल्यू ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, तो दैट मीन्स कि फूड जल्दी ख़राब हो जाएगा। अब हमारे पास मेटल आयन चलेशन आ जाती है।
अपना ये बेसिकली हम लिपिड्स के ऑक्सीडेशन में देखते हैं कि हमारे पास कोई भी लिपिड्स की ऑक्सीडेशन कैसे होती है। जब भी कोई भी हमारे पास ऑयल है वो ख़राब होने लग जाता है। वो ख़राब किस तरह होता है, कभी भी हमारा ऑयल फ़र्स्ट यूज़ में ख़राब नहीं होता कि मतलब जैसे आप उसको घर में लाए वो कैसे ख़राब होगा, नहीं ख़राब होगा। क्यों नहीं ख़राब होगा? ड्यू टू द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ के वो उसके अंदर ऑक्सीडेशन का प्रोसीजर नहीं आया हुआ होता, क्योंकि वो भी हवा के कंटेंट में ही नहीं आया होता। जब वो हवा के कंटेंट में आएगा तो क्या होगा कि ऑक्सीडेशन का प्रोसीजर होगा, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगी, मतलब मेटल आयन चलेशन हो जाएगी। चलेशन का बेसिकली यही मतलब होता है कि वो फ्री फॉर्म में मूव करने लग जाएंगे। जब वो फ्री फॉर्म में आ जाएंगे तो वो हैज़ार्डस होते हैं हमारी हेल्थ के लिए भी, और ऑयल्स भी या लिपिड्स के ऑक्सीडेशन से वो ख़राब हो जाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड में प्रेजेंट नेचुरली बाय फर्मेंटेशन और एज अ पार्ट ऑफ स्पेसिफिक फूड फॉर्मुलेशन। नेचुरली जैसे मैंने आपको बताया फ्लेवर, कलर, टार्टनेस, ये वगैरह चीज़ें आ जाती हैं। बाय फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे योगर्ट की फॉर्मेशन की, ये सारी फॉर्मेशंस की, तो इसको एज अ एग्जांपल लेकर आप चल सकते हो। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें बेसिकली इम्पोर्टेंस क्या है, डिटरमाइनिंग ऑफ फूड एसिडिटी की इम्पोर्टेंस क्या होती है। इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि हमारे पास द डिग्री ऑफ मेचोरिटी ऑफ फ्रूट्स, वेजीज, अब हम ना टाइटरेबल, हमारे पास एक मेथड है टाइटरेशन का। हमारे पास बेसिकली फूड को डिटरमाइन करने के, फूड की एसिडिटी को डिटरमाइन करने के फ्यू ऑफ दी जो है ना होते हैं मेथड्स। जिसमें से पहला मेथड हमारे पास होता है पीएच इंडिकेशंस, कि आप किसी भी फूड की पीएच को इंडिकेट कर और उसके कलर चेंजिंग प्रोसीजर्स को देखकर, उसके फ्लेवर टेक्सचर को देखकर आप समझ जाओ कि वो फूड की एसिडिटी का लेवल क्या है। एज़ यू ऑल नो कि ये जो मैनुअली किया जाता है या फिर आप उसको प्रीसेप्शन के ज़रिए लाइक अपनी सेंसेस को यूज़ करते हुए करते हैं, तो वो एज सच एक्यूरेट नहीं होता कि आप उसकी कोई ना कोई एनालिसिस परफॉर्म कर लो। तो टाइटरेबल एसिडिटी हमारे पास एक एनालिटिकल मेथड है जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली लैब्स में या हाई लेवल की रिसर्चेस में, ताकि हमें पता चल जाए कि फूड के अंदर एसिडिटी का कंटेंट क्या है। तो पहले डिग्री ऑफ मेचोरिटी आती है, जैसे कि मैंने पहले भी फ्रूट्स की और वेजेस की मेचोरिटी के बारे में बताया था। मेचोरिटी, जब फूड अपनी इनिशियल मेचोरिटी स्टेज में होता है तो उसके अंदर एसिड कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। जब वो हायर मेचोरिटी पे होगा तो उसके अंदर एसिड कंटेंट कम होगा और शुगर कंटेंट ज़्यादा होगा। जब शुगर कंटेंट इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो अवेलेबल होगा या फिर वो सस्केप्टेबल होगा किसके लिए, फूड की माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ के लिए, और फूड की लाइफ जो है वो शॉर्टन हो जाती है उससे। अब हम देखते हैं फ्रूट की फ्रेशनेस के बारे में कैसे पता चलेगा। कोई भी फूड है उसकी फ्रेशनेस के बारे में हमें कैसे पता चलता है। जैसे कि मिल्क को एज एन एग्जांपल लेकर चलें तो लैक्टिक एसिड का कंटेंट, मिल्क के फ्रेश मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड का कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं होता। एज़ विद दैट के टाइम गुजरता जाए और लैक्टिक एसिड का कंटेंट ज़्यादा होता जाए आफ्टर अ डे, आफ्टर 2 डे। वैसे तो 2 डे सर्दियों के अलावा दूध बाहर नहीं निकालता है, लाइक बाहर आप उसको रख दोगे तो टेम्परेचर अफेक्ट करेगा, तो उसकी वजह से भी देखा जा सकता है। ऑन दी अदर हैंड के फूड जो मिल्क है हमारा वो ख़राब हो सकता है ड्यू टू दी लैक्टिक एसिड कंटेंट। अब हमारे पास आ जाती है एसिडिटी इंडिकेटर रिफ्लेक्ट्स द क्वालिटी। जाहिर सी बात है कोई भी एसिडिटी कंटेंट है आपको वो उसके बारे में बताता है। वो बेसिकली आपको फूड के कंटेंट के बारे में बताता है कि फ़ूड हमारे पास क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, या फिर कैसा उसका कलर, टेक्सचर, फ्लेवर, स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें इससे अफेक्ट होती हैं। ऑन दी अदर हैंड हम जब डिटरमाइन कहते हैं एसिड ऑफ माइक्रोबियल फर्मेंटेशन प्रोसेसेस में, अब वो फर्मेंटेशन प्रोसेसेस के ज़रिए हम विनेगर बनाते हैं, एसिड्स बनाते हैं, सोया सॉसेस बनाते हैं, और ये हमारे पास क्वालिटी इंडिकेटर होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी इंडिकेटर्स हैं। दो तरह की एसिडिटी, मैंने आपको पहले भी एसिडिटी टेस्टिंग के बारे में बताया था, दो तरह की होती है। एक होता है पीएच से हम इंडिकेट करते हैं और एक होता है टाइट्रेबल एसिडिटी से हम उसको इंडिकेट करते हैं। और ये चीज़ें आपने अब ये भी देख ली होंगी और समझ भी ली होंगी कि बेसिकली इसके पीछे क्या रीज़न है। उसके बाद टाइट्रेबल को समझने के लिए सबसे पहले आपको इसके बारे में नो हाउ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो नो हाउ है वो बेसिकली ऐसे नहीं है कि
कुछ भी न आप कह दो और हो जाएगा। तो अब हमने इस डायग्राम को अच्छे तरीके से समझ लेना है। अगर आपको इस डायग्राम की समझ आ गई तो समझ लें आपको पूरे प्रोसीजर की समझ आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका कंपोनेंट को डिस्कस कर देती हूँ। ये हमारे पास स्टैंड है, ठीक है। इसके ऊपर एक क्लचर लगा होता है जिसके अंदर हमने ये ब्यूरेट को सही तरीके से फिक्स कर देना होता है। ये ब्यूरेट का पॉइंट है, फिक्सेबल पॉइंट है, यहाँ से हम टाइटन कर सकते हैं, या फिर आप यही समझ लीजिए कि इसी जो मेन इसका एरिया है ना, इसकी वजह से इसको हम टाइटरेबल प्रोसीजर कहते हैं, क्योंकि यहाँ से हमने इस क्लचर को टाइटन कर देना। जब हम इसको टाइटन कर देंगे तो ये ब्यूरेट के अंदर प्रेजेंट सोल्यूशन इस फ्लास्क के अंदर एंटर नहीं हो पाएगा, ठीक हो गया। ब्यूरेट के अंदर हमेशा हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेकर चलते हैं, जो कि हमारे पास 2-3 तरीके के होते हैं, जैसे कि NaOH हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, या फिर ऑक्सैलिक एसिड होता है। ऑक्सैलिक एसिड फिलहाल स्टडी नहीं करें तो हम NaOH की ही बात करें तो NaOH जो हमारे पास सोल्यूशन हमारा स्टैंडर्ड है उसको हम इसके अंदर डाल देंगे, एक कंसीडरेबल अमाउंट में डालेंगे। दूसरा, हमने फ्लास्क के अंदर एक रेडी किया हुआ सोल्यूशन डाल देना है जो कि एसिड सोल्यूशन होगा। जब हम वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको थोड़ा सा लूज़ कर देंगे, यहाँ पे ओपन कर देंगे हल्का सा, तो वो ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर गिरेगा। जैसे ही वो ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर गिरेगा, ये देख लें आप, ये देखें ड्रॉप बाय ड्रॉप वो गिर भी रहा है, दिखाया जा रहा है आपको कि वो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा। जैसे ही वो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर जाएगा इसके अंदर, इसका कलर यानी कि एसिड सोल्यूशन का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। फिर हम अपनी ब्यूरेट से इसकी रीडिंग नोट कर लेंगे कि बेसिकली कौन से पॉइंट पर आकर जो है हमारे जो प्रोसीजर ने अपने कलर चेंज करने शुरू कर दिया। हम बेसिकली 3 चीज़ों को स्टडी करते हैं, एक तो इनिशियल को, एक मिड को और एक फाइनल को। तो इनिशियल में कितना कलर चेंज हुआ, मिड में कितना चेंज हुआ कलर, और फाइनल में कितना हुआ, वो हम फर्दर और आगे स्टडी करेंगे। अब आप टाइटरेबल के बारे में देख लो। पहले मैंने उसके कंपोनेंट्स को अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। अब हम ये देख लेते हैं कि टाइटरेबल में क्या हो रहा है। बेसिकली इसमें ये होता है कि न्यूट्रलाइज करते हैं हम एसिड प्रेजेंट इन द क्वांटिटी बाय वॉल्यूम एंड उसका वेट। उस चीज़ों को लेकर चलते हैं, हम उसकी pH को देख लेते हैं और उसको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करके, होमोजेनाइज करके हम एक सैम्पल को रेडी कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम फर्दर ऑन अपने सारे प्रोसीजर्स करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास होती है इंडिकेशंस। हमारे पास कलर इन एसिड, कलर एट एंड पॉइंट और कलर टू मच बेस। तो हमने ये चीज़ें देख ली। जब हमारे पास कंप्लीट पिंकिश कलर की अपीयरेंस आ जाएगी तो मीन्स दैट कि अब हमारा टाइम है कि हम उसकी तीनों रीडिंग्स को नोट कर लें और उनके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है। जब हमने तीनों रीडिंग्स नोट कर लेनी है ना, तो फिर हमने उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट को अज़म्प करना है, ठीक है, या कंक्लूड करना है। आ जाता है हमारा इसमें हमने ऑब्जेक्टिव कि हम किस किस चीज़ की डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। देखें, हमने ना एसिडिटी देख लिया, टोटल एसिडिटी टी उसको कहते हैं। वो मिल्क में देख सकते हो, जूस में दे सकते हो, विनेगर में देखते हो, ऑयल में दे सकते हो, लेकिन फ़िलहाल हम आपको मिल्क और जूस तक ही रखेंगे क्योंकि ये अभी आपके लिए याद करना बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और जैसे ही आप देखो यहाँ पर हमारे पास हमेशा pH का एक इंडिकेशन लेवल होता है जो कि 0 to 14 के बीच में लाई कर रहा होता है। और जब वो 0 to 14 के बीच में लाई करता है ना, तो हमें पता होता है कि 7 हमारा हमेशा न्यूट्रल रहेगा, 7 से आगे अल्कलाइन और 7 से पीछे हमारे पास एसिडिक होता है। और वो सारी के सारे कॉम्पोनेंट्स को आप अच्छे तरीके से देख पा रहे हो कि वो कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं। ओके जी, अब हमने मिल्क की अगर फ्रेशनेस को स्टडी करना है तो हमें उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। अब मिल्क की फ्रेशनेस मैंने आपको पहले भी बताया था, मिल्क के अंदर काफ़ी तरह की प्रोटीन्स पाई जाती हैं। कैसीन होगी, वे प्रोटीन होगी, उसके अंदर कुछ सिट्रेट्स, फॉस्फेट्स, बहुत कुछ पाया जाता है। टाइटरेबल एसिड हमारे पास एक वे है समझने का कि क्या इसमें हो रहा है। तो अब हमारे पास नेचुरल प्रोसीजर है। 0 to 16, 14 हमारे पास ऑन एवरेज होता है, ठीक है। 0 to 16% से 16 तो नहीं है, 16 बोलेंगे, 16% से अगर हमारा लेवल ज़्यादा आएगा तो दैट मीन्स लैक्टिक एसिड का कंटेंट ज़्यादा है, विच मीन्स दैट कि मिल्क जो है उसके अंदर एसिड का कंटेंट ज़्यादा है और मिल्क हमारे पास क्या होगा, ओल्ड होगा। ओल्ड मीन्स कि पुराना होगा, ठीक है। वो मिल्क की लाइफ के बारे में आपको बताएगा। सबसे
सबसे पहले हमने सैम्पल लेना है, उसको हमने अच्छे तरीके से डाइल्यूट कर लेना है, होमोजेनाइज कर लेना है, सोल्यूशन स्टैंडर्ड फॉर्म कर लेना है उसको। फिर देख लेना है कि पिंक कलर की अपीयरेंस हो रही है कि नहीं। फाइनल भी रेड से रीडिंग नोट कर लेनी है। मैंने जो प्रोसीजर आपको बैक पे पढ़ाया था आप उसको वापस से रीड आउट कर सकते हो फर्दर समझने के लिए, अगर आपको सही समझ नहीं आई तो। अब हमने इसका फाइनल रिज़ल्ट किस तरीके से निकालना है कि हमने देख लेना है कि बेसिकली इसके अंदर एक फार्मूला यूज़ होता है। ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ना 90.08 वाली वैल्यू, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर वैल्यू होती है मिल्क की। और हमने जब इसका प्रोसीजर के इसका टोटल वेट निकाल लेना है तो फिर हमें पता चलेगा कि नॉर्मल रेंज क्या आ रही है। थैंक यू। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता बैक ऑफ द स्लाइड में या फिर कुछ भी इस टॉपिक के रिलेटेड आपको समझ में नहीं आता तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। देन आई ऑलवेज हियर टू गाइड यू अबाउट दी एनी ऑफ द टॉपिक।